नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम स्टडी और मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा, जिसका नाम चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संपदा और सब इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें जो हम मेन बातें करने वाले हैं, आपको भी पता है कि अब आपके पेपर आ गए हैं और मैं अगर अभी आपका पूरा सिलेबस कराता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा समय चाहिए आपको कराने का, तो इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना सिलेबस आपको कराने का प्रयास करूँगा और जल्द से जल्द उन मेन टॉपिक को आपको बताऊँगा जो कि पेपर में आ सकते हैं, अक्सर आते हैं। दोस्तों इसमें मैंने जो है फिगर्स भी बता रखे हैं, जैसे फिगर आप देख रहे होंगे, तो ये फिगर्स जो आपको दिख रही हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आगे पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जीवन जीने के लिए जैसे खाना पीना जरूरी है, तो रहने के लिए जमीन और पानी जरूरी है। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि परिवेश, ताप, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है जीवन के लिए। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है। मतलब कि जीव, जो लोग होते हैं, जीव का मतलब होता है जो लोग जी रहे हैं, जो लोग जी सकते हैं, मतलब कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, इसमें सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जीवों की मूल आवश्यकताएं जो होती हैं, खाना पीना रहना, जो भी मूल आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें पूर्ति के लिए सूरज की जो ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता जरूरी है। और जो पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा है, संपदा का मतलब है पेड़ पौधे और खनिज वगैरह, जो भी चीजें हैं उन सभी की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध यह संपदा जल, स्थल एवं वायु है। पृथ्वी पर उपलब्ध जो संपदा वो क्या है? जल है, और स्थल जमीन, वायु, हवा है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वायुमंडल, उसे हम कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के 75% भाग पर जल है, ये तो आप सभी को पता है। दोस्तों हमारे जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 1%, एक छोटा सा भाग है। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 1% है, ये एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। पहला, कौन सी दो विधियां हैं? पहला है, हरे पेड़ पौधे जो हैं सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि बहुत से समुद्री जंतु होते हैं वो समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं दोस्तों जलीय चक्र, द वाटर साइकिल। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो भी हिंदी में समझ लें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। और देखो जलीय चक्र क्या होता है? जलीय चक्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं द वाटर साइकिल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ, वह आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मैं यह वीडियो है जिसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों समझ सकें। तो नीचे मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ जिन्हें हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं दोनों में बताने वाला हूँ, तो उस पर ध्यान आप थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। ठीक है, पहला है वाष्पीकरण, एवोपोरेशन, और दूसरा है संघनन। ठीक है, कंपैक्शन। ठीक है, संघनन, कंपैक्शन, ये दो शब्द हैं, ये दो। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये थोड़ा मिटा करके। दोस्तों जलाशय से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद
किस प्रकार वर्षा होती है, लेकिन हमने समुद्र और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा, बल्कि किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आता है। पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जल वाष्प बनता है, मतलब कि जब पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से जो पानी क्या बोलते हैं उसे, जब निकलता है हवा में उड़ता है, हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप सभी कमेंट करके बताइएगा क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। भाप, जो भाप होती है हम उसे जल वाष्प कहते हैं। ठीक है, या फिर से ट्राई करते हैं अच्छे से। दोस्तों, जलाशय से जल के वाष्पीकरण का मतलब होता है जब पानी जो है उसके ऊपर धूप या फिर आप पानी गर्म कर रहे हो। देखो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, ये फिगर से देखिए, ये सूरज है, मैं ले लेता हूँ। हाँ देखिए, वाष्पीकरण आपको समझाता हूँ। ये जो सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, तो ये जो है नीचे आप देख सकते हैं, नीचे जो है इसकी धूप जो है इस पानी पे पड़ रही है। ठीक है, पानी पड़ रही है क्योंकि कभी इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यार, ये बड़ा, चलो, ये जो सूरज है, ठीक है, देख सकते हैं आप, सूरज जो है, तो ये जो पानी है, ठीक है, ये जो पानी है, जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो भाप बन के जब ये उड़ता है, ठीक है, अब सूरज की किरणें इस पे पड़ने, ठीक है, और फिर इसका भाप बन के पानी का उड़ना, ये पूरी जो क्रिया होती है हम उसे कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तो चलो समझ गए होंगे वैसे आप। दोस्तों, जो जलाशय से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन आप समझ सकते हैं, ऐसा संगठन टाइप जो होता है, ये संघनन का मतलब वही होता है। ठीक है दोस्तों, जलाशय से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद किस प्रकार वर्षा होती है, ठीक है, लेकिन हमने समुद्र और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा, बल्कि किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आता है। पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचता है, जलीय चक्र कहते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था, अभी समझाऊंगा उसे भी। जलीय चक्र की प्रक्रिया उतनी आसान है और सरल नहीं है। वह संपूर्ण जल जो पृथ्वी पर गिरता है, मतलब जब बारिश होती है तो संपूर्ण जल जो पृथ्वी पर गिरता है तो तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता है। इनमें से कुछ मिट्टी के अंदर चला जाता है, जो मिट्टी सोख लेती है, तथा भूजल का हिस्सा बन जाता है। जो मिट्टी के अंदर जाता है वो भूजल का हिस्सा बन जाता है, और कुछ भूजल झरने के द्वारा जो है सतह पर आ जाता है वापस। या हम इसे उपयोग करने के लिए कूपों और निकूपों, तो कूपों और निकूपों का मतलब होता है कुओं से, ठीक है, मतलब कि जमीन का पानी ऊपर निकालना जो होता है, तो उसका मतलब होता है कूपों और निकूपों की मदद से सतह पर लाते हैं। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु तथा पौधों जल का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये देखिए आप ध्यान से, ये है जलीय चक्र। सूरज है, ये हम एक एक समझते हैं। इसमें दोस्तों एक यही है जिसे मैं आपको बता सकता हूँ, मैं बताता हूँ। चलो, ये तो मैं आपको बताया वाष्पीकरण का, तो वाष्पीकरण लिखा हुआ है, ये सूरज की ये जो है वाली किरण है, ये वाली नीचे आ रही है, ठीक है, और जब इस पे पड़ रही है, ये सतही जल पे पड़ रही है, ठीक है, तो वापस ये यहाँ से भाप बनकर पानी ऊपर जा रहा है, तो ये एक होगा, इसका मतलब होगा वाष्पीकरण। अब वर्षा तथा बर्फबारी, ठीक है,
ये जो बादल हैं, अब इसी बादल से जो है, जो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, जो ये बादल है ये वाला, उसमें जो है बर्फबारी तथा वर्षा जो भी है इसके माध्यम से होगी, तो ये बताया जा रहा है। और ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं, सफेद बादल और काले बादल, उस सफेद बादल और काले बादल में ये क्या होता है, आगे तुम जब पढ़ोगे तो पता लगेगा कि इसके अंदर जो चार्ज होता है माइनस का और प्लस का, जब आपस में टकराते हैं तो आप देखते हैं बिजली कड़कती है, तो इस हिसाब से उसी में जो है दोस्तों उसमें बारिश भी होती है। ये जो दो चीज इसमें आपको दिखाई जा रही है, यही चीज जब बारिश होती है। और ये जो आप बादल देख रहे हैं जो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये अभी बादल जो है बन रहा है अभी, इसलिए बादल को इस तरीके से दिखाया गया है। देखो इसमें देखो श्वासन लिखा है ना, देखो ये जो आपको गाय दिखाई दे रही है, ये गाय, इस गाय के ऊपर ये एरो बना करके बादल की तरफ दिखाया गया है, और यहाँ पे लिखा है श्वासन। इस श्वासन का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे श्वासन, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते छोड़ते समय और लेते समय कुछ वाष्प के कण हमारे मुंह से और नाक से दोनों तरफ से निकलते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा सर्दियों में तो हमारे मुंह से ओस टाइप देखा होगा, सफेद सफेद कुछ निकलता है, सब कहते हैं धुआं धुआं, मजे लेते हैं बच्चे। तो वही चीज जो होती है, तो उसके मुंह से हमारे जब बात करते हैं किसी से तो आप सर्दियों में देख पाते हैं, वैसे जो है वाष्प निकलता है हमारे मुंह से, मतलब कि ओस टाइप निकलती है, मतलब पानी के कुछ कण निकलते हैं, तो वो भी वातावरण में आकर के बादलों में जाकर के दिखाए, बादलों में जाते हुए दिखाया गया है इसमें। और सेम यही चीज जो है पेड़ों के साथ में दिखाई गई है। ये देखिए, ये जो पेड़ है इसमें भी हम श्वासन प्रक्रिया करते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो करते हैं वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया करते हैं। ये भी जो है सेम वही चीज है, ठीक है। जिस चीज हम करते हैं उसी तरीके से पेड़ पौधे भी करते हैं, और इसी प्रक्रिया को ये दिखाया गया है। ये जितने भी आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, ये जो सारे एरो हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इस सबके माध्यम से यही बताया जा रहा है। ये जो भी जल है, ये जो जल है सब यही दिखाया जा रहा है कि ये बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद कुछ सतही जल पर आ गया है, और कुछ जो है ये भूजल के अंदर चला गया है। और जो ये पेड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ है यहाँ पर पानी दिख रहा है ना, तो ये दिखाया जा रहा है कि ये भूजल किस तरीके से ऊपर लाया जा रहा है कूपों और निकूपों के द्वारा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको फिगर समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जितने भी मैं आपको फिगर ये दिखा रहा हूँ, ये पहली फिगर थी जलीय चक्र की। दोस्तों ये फिगर जो है पेपर में पूछी जाती है। इसमें जितनी फिगर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सारी फिगर आप तैयार कर लीजिएगा, ये सारी फिगर आपसे पूछी जाती हैं। ये 5 नंबर के अंडर में ये फिगरें आती हैं, ठीक है। अब ये है नाइट्रोजन चक्र। ये जो चैप्टर है इसमें मेन यही है, मतलब कि फिगर ही है इस चैप्टर में, सारी जलीय चक्र हो, नाइट्रोजन चक्र हो, और जितने भी चक्र हैं सभी को हम इसमें बताने वाले हैं आपको, ठीक से। तो बने रहिए आप वीडियो में। तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, से हम इंग्लिश में बोलते हैं द नाइट्रोजन साइकिल। देखिए ये पूरा है ना, हाँ सब ठीक है। ये तो बड़ा आसान है। पहला है वायुमंडल में नाइट्रोजन, पहला है वायुमंडल में नाइट्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद ये चला आगे को, चल करके ये पहली साइकिल है। फिर इसमें क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन हुआ। फिर उसके आगे इसमें दिखाया गया क्या, वायुमंडलीय एवं औद्योगिक स्थिरीकरण दूसरा। इसका क्या हुआ आगे, फिर से हुआ तो नाइट्रिफिकेशन फिर से हुआ। फिर इसके बाद डिनाइट्रिफिकेशन है, और उसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन वापस। मतलब ये साइकिल है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। और जो ये नाइट्रिफिकेशन है, ये वाला नाइट्रिफिकेशन, इसके बाद
नाइट्रेट्स आएगा, फिर इसके बाद ये जो है दोनों में ही है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन आएगा, और फिर इसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन आ जाएगा। अब इसमें दूसरी साइकिल जो है, पहला वायुमंडल में नाइट्रोजन सेम, फिर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो जो है एक बार अपनी बुक्स में एक सारी फिगर देख लेना, यानी सारी की सारी एनसीईआरटी में और कैपिटल जितने भी प्रकार की किताबें आती हैं सभी में मिल जाएगी आपको, पर ये फिगर आपको तैयार जरूर करनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हरे पौधों के जीव द्रव्य, एक साइकिल यहाँ पे इस तरीके से चल गई है, इस तरीके से, और एक साइकिल जो है इस तरीके से आ गई है ना। तो हम अभी इन दोनों की बात कर रहे थे ना, तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर हरे पौधों के जीव द्रव्य, फिर अमोनियाकरण, इसके नीचे जो है फिर इसमें अमोनियाकरण, फिर इसमें सीधा अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स सीधा वापस ये साइकिल जो है घूमती रहेगी। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन तो एक साइकिल पूरी बनी थी, ये 200 ज्यादा बड़ा है फिगर, ये एक पूरी साइकिल ये आ रही थी बड़ी वाली, ठीक है। अब जो है ये साइकिल ये वाली है वो इस तरीके से यूं करके और यूं वापस, ठीक है। यूं करके साइकिल यहाँ से बनना शुरू होती है, यूं करके गोल गोल घूमती है। एक तरीके की साइकिल हो गई। और दूसरी तरीके की साइकिल ये वाली है, इसमें जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन है, सेम वायुमंडल से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, फिर हरे पौधों के जीव द्रव्य हैं, तो इसका ये साइकिल यूं करके घूम रही है, ठीक है। फिर जीव द्रव्य जो जंतु होते हैं, जीव द्रव्य जंतु में, उसके बाद जो है अमोनिया, फिर से साइकिल गोल गोल घूम जाएगी सेम। ये वाली साइकिल जो है इस चलेगी किस तरीके से, जो इसमें 3 साइकिल बन गई, एक तो ये वाली है, ठीक है, ये वाली होगी एक, दूसरी हो गई इस तरीके की एक, दूसरी क्योंकि यहीं पे घूम रही है गोल गोल, और तीसरी है आपकी कौन सी, ये वाली, ये, फिर ये, और फिर ये, ठीक है। ये 3 साइकिल होंगी आपकी, इन तीनों को आपको ध्यान से देना है। जैसे हम प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र, मतलब नाइट्रोजन का किस तरीके से चक्र चलता रहता है। अब है कार्बन साइकिल, मतलब कि कार्बन चक्र, द कार्बन साइकिल, इसमें भी अलग अलग चीजें होगी, ठीक है। अब इसमें समझते हैं इसे। सबसे पहले वायुमंडल में CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल है ये, CO2 कार्बन, ठीक है। अब पहली साइकिल इसकी ये वाली चल रही है, ये वाली है, ठीक है। तो हम और चलते हैं इसके नीचे। तो पहली साइकिल इसकी यहीं खत्म हो रही है, फिर वापस जो है ये चूना पत्थर से फिर वायुमंडल में कार्बन, ये साइकिल यहीं खत्म हो रही है इसकी, पहली वाली जो है यहाँ पे जो ये दिखाई दी साइकिल। तो अब से बात दो, वायुमंडल में जो CO2 है उससे पानी में कार्बोनेट, उसका चूना पत्थर सीधा फिर वापस वायुमंडल में CO2, ठीक है। दूसरी वाली है, इससे क्या है CO2 ये निकल ली है, ठीक है। वायुमंडल में CO2, फिर कार्बनिक यौगिक, उसके बाद कार्बनिक यौगिक पदार्थ, नीचे कोयला और पेट्रोलियम। ये मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। वायुमंडल में CO2, कार्बनिक यौगिक पादप, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कार्बनिक यौगिक जंतु हो गया, और इसमें से पेट्रोलियम भी आ गया, वैसे कार्बोनेट सल्फर भी आ गया, ठीक है। ये आगे कर घूम गए, फिर ये साइकिल जो है इस तरीके से वापस वायुमंडल में CO2 के पास निकल जाएगी। और ये दूसरी है,
ये इसमें भी ये वायुमंडल में CO2 कार्बन पदार्थ यौगिक फिर सीधे वापस ये गोल घूम रहे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। आपको ये याद करनी पड़ेंगी सारी साइकिल हैं, इनके बारे में नहीं पूछता है, सब इनकी जो है फिगर ज़्यादातर पूछता है। आप जब इसे प्रैक्टिस करेंगे इन फिगरों को तो आपको क्या करना है, एक बार रीड कर लेना थोड़ा सा ये जिनका जो पैराग्राफ है, छोटे छोटे पैराग्राफ इनके, तो थोड़ा सा आपको रीड कर लेना है, ठीक है। मैं जो है मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको उसमें बता रहा हूँ जो कि पेपर में पूछी जाती हैं हर साल। तो ऑक्सीजन चक्र, द ऑक्सीजन साइकिल, देखो इसके कुछ 4 पॉइंट मैंने बताए। इसका जो है 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है, तो मैंने साथ में जो दोस्तों फिगर पूछी, इसकी फिगर है और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन चक्र मैंने ये 4 पॉइंट दे दिए और एक फिगर दे दी, तो 5 नंबर में सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो कार्बनिक चक्र ऑक्सीजन चक्र को समझते हैं, द ऑक्सीजन साइकिल को। तो पहला पॉइंट है इसका कि मूल रूप में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी परसेंट है, 21% है। दूसरा पॉइंट है यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में एवं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी के पटल में यह धातुओं एवं सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में भी पाई जाती है। ऑक्सीजन, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एवं अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। इसके जो ये इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जो है वहाँ से इसे देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ले लेता हमने। अब चौथा पॉइंट है इसका, वायुमंडल में ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है के द्वारा लौटती है वायुमंडल में ऑक्सीजन। अब इसकी फिगर देख लेते हैं। वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन O2, फिर श्वसन के बाद H2O का प्रकाश संश्लेषण, उसका वायुमंडल ये छोटी है, ऐसे में दोस्तों थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ अच्छी तरह। ये इसका O2 मतलब ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने के बाद ये आगे साइकिल बढ़ी, तो हमने सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेने के बाद फिर जब हम बात करते हैं या सांस छोड़ते हैं तो या जब हम बात करते हैं तो वाष्प कण निकलते, मैंने आपको बताया था भाप निकलती जो, तो H2O में निकली बाहर ऑक्सीजन। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो वातावरण में प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो फिर से वापस जो है O2 में बदल गई। क्या मतलब कि H2O में से हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई और वापस फिर से वायुमंडल में ऑक्सीजन पहुंच गई। कार्बनिक अणु C6H12O6, ठीक है, ये श्वसन लिया, CO2 छोड़ी, प्रकाश संश्लेषण हुआ, वापस कार्बनिक अणु पहुंच गया हम यहाँ पे। सिंपल सी है ये। तो बात करते हैं जो मेन टॉपिक है, ये तो 100% पूछा जाता है। क्या है इसका टॉपिक? ओजोन परत, मतलब कि ओजोन लेयर। तो इसके मैंने 2 3 4 टॉपिक मैंने लिए हैं। 3 टॉपिक हैं, ये तीसरा पॉइंट है जो काफ़ी बड़ा है, इसे आप 4 पॉइंट बना सकते हैं इसे छोटा करके। आपको जो है पेपर करते समय पॉइंट में आंसर देने हैं, ना कि कोई गाथा लिखनी है लंबी चौड़ी सी। तो टीचर समझ में तो आपको मेन पॉइंट जो है पॉइंट बना करके आंसर दें। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट के अंदर आंसर देना है पूरा। तो ओजोन परत, ओजोन लेयर, देखो पहला पॉइंट इसका, वायुमंडल के ऊपरी भाग में, वायुमंडल का ऊपरी भाग है, उस ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं और इसके जो सूत्र है O3 होता है और इसे ओजोन कहते हैं। देखो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो O2 होता है, ठीक है, और जो ओजोन होता है वो O3 होता है। मतलब कि ओजोन में एक परमाणु ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो वही है, वायुमंडल में ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु ही पाए जाते हैं। इसका जो सूत्र है वो O3 होता है और इसे जो ओजोन कहते हैं।
कि अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की यह जो है सूरज, यह सूरत से आने वाले, सॉरी जल्दी सूरत हो गया, सूरज यहाँ पर आना था, तो यहाँ पे आप थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे सूरज है, सूरज तो आप से ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इसे तो समझ, यह सूरज से आने वाले हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है, मतलब कि सोख लेती है। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरण को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, जो कि कई जीवों को हानि पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, जो सूरज से हानिकारक किरणें निकलती हैं उसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? पराबैंगनी किरणें, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ओजोन परत का ह्रास होता जा रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं CFC, जो ओजोन परत है O3, उसको जो प्रभावित करती है CFC कहाँ यूज होती है? CFC यूज होती है हमारी शेविंग क्रीम में, ठीक है, हमारे AC में और फ्रिज में। जो ये ठंडा करने का जो काम होता है, ये गैस इसे यूज में ली जाती है। जो हम अपना फ्रिज चलाते हैं, AC चलाते हैं, तो इसमें जो है CFC गैस डाली जाती थी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों इसे बैन किया गया है, जैसे टाइम हो गया बैन किए हुए, क्योंकि जो है ये काफ़ी हानि पहुंचा रही थी हमारे वायुमंडल को, मतलब कि ओजोन को। तो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह दूसरी गैस यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं, और CFC जो है क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। यह बहुत स्थायी होते हैं तथा इसकी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते हैं। मतलब कि जब जैव प्रक्रिया होती है, विघटित मतलब होता है टूटना, अलग अलग होना, तो ये विघटित नहीं होते हैं। एक बार जब वे ओजोन परत के नजदीक पहुंच जाते हैं तो वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ओजोन परत में कमी आ जाती है। कमी आने से क्या होता है, हमारी ओजोन परत जो है उसमें छेद हो जाते हैं। जैसे कि ये आपने आगे मैं आपको बताता हूँ, हाल ही में क्या हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर, हाल ही में नहीं दोस्तों, टाइम हो गया किताबों में काफी सालों से हाल ही में लिखते जा रहे हैं, तो वही हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर, टाइम हो गया ऐसे हुए अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत में छिद्र पाया गया है, काफी बड़ा छिद्र है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पर छिद्र पाया गया है। ओजोन परत के और भी अधिक खराब होने के कारण पृथ्वी पर मौजूद जो जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी अत्यंत मुश्किल है, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं वे टॉपिक जो आपको खुद एक बार रीड करने होंगे, मतलब कि पढ़ने होंगे। 4 चीजें मैं आपको बोलने वाला हूँ, आप एक एक चीज ध्यान से लीजिएगा। पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों जो भी हैं, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, सभी बच्चे ग्रीन हाउस प्रभाव इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। जो 3 टॉपिक बता रहा हूँ, ग्रीन हाउस प्रभाव, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, मतलब ये टॉपिक जो है आसान टॉपिक हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। आप इन्हें घर पर जरूर पढ़िएगा। ये आप पढ़िएगा, इसमें से पेपर पूछा आता है तो ठीक है, नहीं पूछा तो ये सिंपल टॉपिक है, एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा आपका। और ये जो सभी दिए गए चित्र है ना, इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, या ना पेपर में अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, और ये आते हैं 4 नंबर तो आते नहीं, 5 नंबर या 5 से ऊपर नंबर में आ जाते हैं ये। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और अगर इस वीडियो में कुछ जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई भी चीज़, तो आपको क्या करना है, नीचे जो कमेंट का होता है बॉक्स, उसमें आपको कमेंट करना है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो चीज़ आपको वहाँ पर बतानी है। जब हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, आपको रिप्लाई देंगे, जो भी आप कमेंट का सभी को रिप्लाई मिलेगा। और जो भी कमी आप बताओगे, जो भी चीज़ आपको पूछनी होगी, वो हम जो आपको अगली वीडियो में बता देंगे।
जो भी आप पूछोगे, जो भी आपका नाम होगा, आपके नाम के साथ हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे कि इन्होंने ये चीज़ पूछी थी। ठीक है, तो दोस्तों हम भी इसे बनाने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है, शूट करने में तो 1-1.5 घंटा लग जाता है, और वीडियो ये सब कुछ टाइप करने में, हिंदी में इंग्लिश में टाइम लगता है, हिंदी में टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसे दोस्तों हमारी में सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और जिन्हें शेयर करें उनसे भी बोलिए कि ये वो भी इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्तों को, और उन्हें भी जो है मौका मिले फ्री में साइंस पढ़ने का, घर में बैठ के, वो भी थोड़ी सी देर में। ठीक है, अगर वीडियो छोड़ो दोस्तों, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो दोस्तों आप वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप जो है वीडियो को थोड़ा स्लो कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी हो बात आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा आपको किस तरीके से चाहिए वीडियो। और दोस्तों आप कोई आपके बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, 8th 9th 10th 11th 12th, सभी को यहाँ पर आपको कंटेंट, मतलब कि यहाँ पर आपको सभी के लिए वीडियो मिलेगी। 9th 10th साइंस, मैथ, सोशल साइंस सब पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, और 11th 12th को इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ाया जाएगा, और अकाउंट्स भी जल्दी शुरू करने वाले हम लोग। तो अगर आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंदी मतलब कि फिजिकल एजुकेशन और भी कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करने का ये आपके ऊपर है कि आपकी वीडियो शेयर करनी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये हमने चैनल पर वापसी की है, मतलब कि हमने वैसे पढ़ाना शुरू किया था, और डिमांड के कारण, लोगों के कहने के कारण, बच्चों के कहने के कारण हमने ये वापस चैनल शुरू किया है। पहले हमारा दूसरा चैनल था यूट्यूब पर कुछ कारण की वजह से वो हमने बंद कर दिया था। अब फिर से जो सब्सक्राइबर है हमारे पुराने, तो वो वापस आ जाएं यहाँ पर, सभी को दोस्तों वीडियो शेयर कीजिए तो हमारे पुराने सब्सक्राइब वापस आ जाएं, और वो भी जो है वापस फ़ायदा उठा सकें पढ़ने का। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो आपको ज़रूर करनी ही है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप कर सकते हैं शेयर, सारी सोशल मीडिया पे। और अगर आप चैनल ढूंढ रहे हैं तो या मैंने आपको ये लोगो है, ये चैनल का, इसका नाम, हमारे चैनल का नाम प्राइम स्टडी है ये। ठीक है, मैं ये PDF के रूप में नीचे डाल दूंगा, ये नीचे हमारे ये चैनल का लिंक है, आप इसे जो है ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करके यहाँ से आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से आप ओपन करके और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है आपको, ये हमारे चैनल है, यहाँ से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।